ये क्वेश्चन 8वां है। समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि व्यासों का अनुपात D1/D2। मान लो पहला तार एक है, पहले तार का नाम एक है, दूसरे का नाम दो है, तो D1/D2 इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। हमसे पूछा है R1/R2 का मान बताओ। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये फंडामेंटल फार्मूला होता है R बराबर में रो L बाई ए। इसके हिसाब से हम अपना रेशियो निकालेंगे R1/R2। तो क्या बनेगा, रो1 L1 अपान में A1 अपान में रो2 L2 अपान में A2। तो अब यहाँ पे क्या है कि कई बारी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही पदार्थ लिया है, अर्थात तांबा लिया है, तो रो1 और रो2 दोनों सेम हो जाएंगे, ये हमने लिख दिया, ये प्रश्न अनुसार होगा। और एल समान लंबाई बोला है तो L1 और L2 भी दोनों सेम हो जाएंगे, ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, L1 रो2 से रो1 और L1 से L2। अब बचेगा क्या, A2 अपान A1 बचेगा, R1/R2 बराबर में A2/A1। इसके आगे देखेंगे, अब हमको आंसर A2 और A1 का रेशियो तो दिया नहीं है, ये भी दे सकता है क्वेश्चन में, वो तो मर्जी उसकी, लेकिन उसने क्या किया, इसकी जगह पे हमको क्या दे दिया, कह दिया भैया व्यास का अनुपात दे रहे हैं, इसी से काम चलाओ। तो व्यास का अनुपात दे रखा है तो क्या करोगे, ए को व्यास के पदों में लिख दोगे। एरिया जो होता है 1/2 नहीं π/4 डी, और व्यास का स्क्वायर होता है, मतलब अब A2 होगा तो π/4 D2 का स्क्वायर हो जाएगा, A1 होगा तो π/4 D1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया जो होता है π/4 इंटू डी का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो π/4 कट गया, D2/D1 बचा, स्क्वायर में है दोनों, तो D2/D1 का होल स्क्वायर कर दिया। इस वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू यहाँ से ले लिया, D2 यहाँ पे नीचे है तो 2 भी नीचे है, यहाँ पे D2 ऊपर है तो 2/1 करना पड़ेगा। तो ये सॉरी 2/1 का होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल, फिर इसको स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ गया, ये आंसर आ गया। अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे पदार्थ सेम है तो रो1 रो2 को इक्वल कर दिया। पदार्थ अगर अलग अलग होते तो उनका रेशियो 100% देगा, फिर क्वेश्चन में बोल देगा कि रो1/रो2 की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 लिख देना इसकी जगह में, या बोल देगा 1/10 है तो 1/10 लिख देना। रो1 L1/L2 अगर अलग अलग होगा तो रेशियो देगा 100%, L1/L2 मान लो 1/5 है तो 1/5 लिख देना। अगर समान है तो फिर L1 और L2 तो इक्वल हो जाएंगे, तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कभी कभी लंबाई का रेशियो नहीं देगा, एरिया का दे देगा और कहेगा खींच के बड़ा किया गया, तो खींच के जब बड़ा किया गया तो फिर चलो क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, चलो फिर बता ही देते। तो खींच के बड़ा किया है तो हमने कल बताया था कि आयतन को बाह्यक आयतन बाह्यक आयतन एक साथ करके बराबर करके A1 और A2 के अनुपात से L1 और L2 के अनुपात को हमेशा निकाल लेते हैं। इस सवाल में और भी बता देते हैं तुमको कि इसमें 6 प्रकार की राशियां हैं, ये 6 प्रकार के पद होते हैं, तो 6 प्रकार में ही कोई 2 पदों का से देखा जाए तो रो हो गया, एल हो गया, ए हो गया, एक ही टाइप की राशि है, तो इनमें से किसी कुछ के रेशियो दे देगा, कुछ को समान दे बोल देगा और हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे। इसको आसान है, इसको थ्योरी में हमने लिखवाया भी है। क्वेश्चन हमारा एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है, चालक ओमी है या अनोमी है, गणना द्वारा इसे स्पष्ट करिए। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये है तो हमारे पास दिया है पहले केस में प्रतिरोध विभव V1 मान लेते हैं, 50 V1 बराबर 50 मान लेते हैं, I1 बराबर में 2 मिली एम्पियर मतलब 2 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, V2 क्या होगा, 60 वोल्ट है और I2 हमारा हो जाएगा 30, 3 मिली एम्पियर में 3 × 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ से एम्पियर हो जाएगा ये इतना, तो यहाँ से अगर हम R1 निकालेंगे तो V1 अपान में I1 V1 तो R1 बराबर 50/2 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे 25 × 10⁻³ आ जाएगा ओम।
यहाँ से R2 की वैल्यू निकालोगे, V2 अपान में I2, R2 बराबर 60 बड़े 60 60 अपान में 3 इंटू 10 पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 10 पावर 10 प्लस 3 ओम आ गया। दोनों केस में अब यहाँ पे लिखोगे चूंकि R1 डज नॉट इक्वल टू R2, अतः R नियत नहीं है। जब R नियत नहीं होगा, अगर R1 बराबर R2 आ जाता तो फिर R नियत हो जाता, R बराबर नियत लिख देते, आता है परपथ अनुनियत। इतना लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। किसी धातु के तार के किसी धातु के प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तुम लिख सकते हो इसमें कि ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, घटाने पर घटता है। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड पर 3 ओम और 100 सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम है, तो अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध नहीं, किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है, तो इसका अज्ञात ताप ज्ञात कीजिए। इसको जब करोगे सॉल्व, देखो तुमको जो है यहाँ पे ये फार्मूला आना चाहिए, ये मैंने पहले भी बता दिया, इसको इम्पोर्टेंट लिखा रखा हूँ नोट्स में। तो RT बराबर RT का मीनिंग क्या है ये जान लो, T सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध या वस्तु का प्रतिरोध, ठीक है। और R0 क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध। और अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। किसी का माइक बड़ा रहा, बंद कर दो। फिर है तो यहाँ पे जो जैसा नाम है वैसे वैल्यू रखते जाएंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है 0 सेंटीग्रेड पर उसका ताप प्रतिरोध कितना, 3 ओम। तो 0 सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध होता है उसको कैसे लिखते हैं, R0 से। तो R0 की वैल्यू 3 ओम 3 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से कह रहा है कि ये RT क्या है, 100 सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध। इसका मतलब R100 क्या होगा, 100 सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध, ठीक है। RT की बजाय अगर मैं लिख दूं R25, तो R25 क्या होगा, 20 सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध, समझ गए। तो यहाँ पे R100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.75 ओम। 100 सेंटीग्रेड पर ताप का प्रतिरोध दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि T सेंटीग्रेड पर कोई अज्ञात ताप T है, तो उसको हमको निकालना है। उस ताप पर प्रतिरोध कितना दिया है, 3.15 ओम। तो RT T सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध होगा वो 3.15 ओम होगा, ठीक है। तो इसमें धीरे तो माइक बंद कर लो। तो अब यहाँ से इतनी बात आ गई, सारी वैल्यू हमने क्लियरली लिख दी। अब इनसे समीकरण बनाएंगे। तो पहले तो इस T की जगह 100 रख देते हैं, तो R100 हो जाएगा। R0 की जगह तो R0 रहता ही है, 1 की जगह अल्फा की जगह अल्फा। यहाँ पे T की जगह 100 रखा, यहाँ भी T की जगह 100 रखा, तो यहाँ पे R100 हो जाए, ये अल्फा इंटू 100 हो जाएगा। जब यहाँ पे R100 की वैल्यू रखेंगे 3.75, R0 की वैल्यू 3 ऑलरेडी है ही है, ये 1 प्लस अल्फा T की जगह 100 है ये पहले से। एक समीकरण बन गया हमारा। दूसरा समीकरण बनाएंगे RT के लिए, RT और R0 की जगह R0 1 प्लस अल्फा T। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। RT की वैल्यू हमको पता है 3.15 ओम। R0 की वैल्यू 3 है ही है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा हमको पता नहीं है ना, तो T पता है, ठीक है। T तो निकालना, दो समीकरण बन गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू मान निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अल्फा का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो हमारा T का मान निकल आएगा। तो यहाँ से देख लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो अल्फा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर से इस अल्फा की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख दोगे, तो जैसे ही रखोगे सॉल्व करोगे T इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ये कहानी तुम्हारी क्रिएट बन गई, तब लगा देंगे। फार्मूले रखते रहते कई बार फार्मूले। क्वेश्चन है हमारा 12वां, एक फिलामेंट का प्रतिरोध का 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है, 400 सेंटीग्रेड पर 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक की गणना करिए। इसका सिंपल है, ये पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। इसका क्या करोगे कि हमको दिया है R100 की वैल्यू, 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम। R400, 400 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना, 200 ओम। तो हमारे पास
फार्मूला होता है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि आर टी क्या होता है, नॉट क्या होता है, और अल्फा क्या होता है, और टी क्या होता है। आर नॉट, अब यहाँ से क्या बनाएंगे, हमको जरूरत है आर 100 की, तो टी जगह 100 लिख देंगे, तो आर 100 का फार्मूला बन जाएगा आर 100 बराबर 1 प्लस आर नॉट टाइम्स में 1 प्लस अल्फा इंटू 100। टी की जगह भी 100 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आर 100 की वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है 100 लिख दिया, और आर नॉट की जगह आर नॉट रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू दे नहीं रखा। 1 की जगह 1 रहेगा, और इसको अल्फा इंटू 100 को 100 अल्फा हमने कर दिया। इसी प्रकार से इसकी जगह टी की जगह 400 लिख दोगे तो आर 400 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 400 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आर 400 की वैल्यू ये दे रखा है 200, तो 200 रख दिया, आर नॉट की जगह तो आर नॉट ही रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू दिया नहीं है। 1 की जगह 1 ही रहेगा, और ये अल्फा इंटू 400 हो जाएगा, 400 अल्फा हो जाएगा। अब ये दूसरा समीकरण बन गया। ये पहला समीकरण, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, अल्फा का मान प्राप्त हो जाएगा। आर नॉट है, दो अननोन है यहाँ पे, आर नॉट और अल्फा। कभी कभी आर नॉट भी पूछ सकता है, तो अल्फा का मान निकल लिया आया, अल्फा का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, आर नॉट भी निकल आएगा। आर नॉट क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध होगा। अब क्या करेंगे, हमारा जो आसान तरीका होता है जल्दी कैलकुलेशन करने का, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो या 2 में 1 का भाग दे दो, चाहे जिसमें जिसका भाग दो उत्तर आ ही जाएगा, और उतनी ही स्पीड से आएगा। तो भाग दे दिया हमने, 1 में 2 का भाग दे दिया, तो 200 100 अपान में 200, और ये पूरा दिस अपान दिस आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा। सॉल्व कर लोगे, अल्फा इक्वल टू 1 अपान 200 प्रति सेंटीग्रेड बोलो या बटे सेंटीग्रेड बोलो या सेंटीग्रेड के बाद -1 बोल दो, सबका मीनिंग एक ही। तो ध्यान देना। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15 है। 200 वाट, पहले 14 भी कर देते हैं क्या। 400 वाट का एक विद्युत प्रेस 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करो। तो इसके लिए तो सिंपल फार्मूला कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारा फार्मूला होता है P बराबर 100 वाट दिया, V बराबर 225 वोल्ट दिया है, तो फार्मूला होता है P² अपान R। P की जगह P लिख दिया, V की जगह में 220 लिख दिया, R की वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बल्ब 60 वाट और 220 वोल्ट और 40 वाट प्लस 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के में से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बल्बों का की कुल शक्ति बताओ। बल्ब में हमारे लिखा हुआ है 20 60 वाट 220 वोल्ट 40 वाट 220 वोल्ट। अब इसको हम डिकोड करेंगे, इसको अलग अलग बढ़िया खोल के लिखेंगे। तो P बराबर 60 वाट है, V बराबर 220 वोल्ट, इसमें P बराबर 40 वाट है और V बराबर 220 वाट है। बोला गया है कंपनी की तरफ से कि 220 वोल्ट पर अगर इसमें अप्लाई विभवांतर इसके सिर वाले प्लग में इसको लगाओगे तो इतनी शक्ति देगा। इसको 220 वोल्ट वाले विभवांतर वाले सिरों मतलब इतना विभवांतर आरोपित करोगे, या जहाँ पे सोर्स में इतना विभवांतर है जहाँ पे, वहाँ पे अगर इनको कनेक्ट करोगे तो इतने वाट की शक्ति देगा ये। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अब जितना इनका वाट है इतने ही वाट अगर अप्लाई कर दे तो सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है 1 अपान में P श्रेणी क्रम के लिए 1 अपान P1 प्लस 1 अपान में P2। तो यहाँ से 1 अपान में P1 की वैल्यू हमारी कितनी दी है 60, तो 1 अपान में 60 कर देते हैं। P2 की वैल्यू कितनी है 40, 1 अपान में 40 कर देते हैं। साल कर लोगे P की वैल्यू 24 वाट आ जाएगी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। कब, जब वोल्टेज अप्लाइड भी इतना ही हो जितना इन सेलों का है। ठीक है, कभी कभी सॉरी इन बल्बों का, कभी कभी बल्ब में भी जो लिख के आएंगे अलग अलग वाट लिख के आएंगे तब भी ये फार्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है, तो सब सेम हो। इसमें क्या है 3 बार लिखा है 220 वोल्ट 220 वोल्ट, इसके बाद जो अप्लाई किया वो भी 220, सब सेम सेम हो, तुरंत फटाक से फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं अगर नहीं होता तो क्या होता, तो उसके बाद इसके लिए क्या करते फिर P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर का फार्मूला यूज करते, इससे R1 निकालते, इस बल्ब का प्रतिरोध निकालते, इस बल्ब का प्रतिरोध भी निकालते R2 बराबर वी स्क्वायर बाई P करके। इसका प्रतिरोध इधर से निकलता है, इसका प्रतिरोध इधर से निकलता है।
फिर इनको क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, फिर इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। और अब ये जो हमने विभव आरोपित कर रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली लगा रहे हैं वो 220 वोल्ट है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 220 और तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे पी तो आराम से निकल आएगा, पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये तो हमने प्रतिरोध निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2, R1 जो है इसका ये है, R2 ये है, यहाँ पे फार्मूला निकाल लिया। तो P बराबर वी स्क्वायर अपान में आर इक्वलेंट, वी अप्लाइड, ए डबल पी लिख दिया है मैंने, ठीक है, सिंगल पी होना चाहिए वैसे तो अप्लाइड में। वी इक्वल टू पी इक्वल टू वी स्क्वायर अप्लाइड अपान में आर इक्वलेंट हमारा ये वाली वैल्यू आई है, पूरी बटे में कर देंगे। और v जो है हमारा अप्लाइड है 220 ऊपर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जैसे ही करेंगे ये दोनों कट जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 60 गुणे 40 बटे में 40 प्लस 60 आ जाएगा। आंसर जो इसको सॉल्व करेंगे तब भी 200 सॉरी 24 वाट ही आएगा। अब यहाँ पे कहानी कहाँ चेंज होती है, अगर इन केस चेंज होता वोल्टेज, यहाँ पे 100, अगर वोल्टेज अप्लाइड यहाँ पे 111 हो 110 होता तो यहाँ 110 आता, फिर ये डायरेक्ट 1 थोड़ी ये कट के फिर 1/4 आता, फिर 1/4 यहाँ भी आता, 1/4 यहाँ भी आता, तो यहाँ पे 6 वाट ही आंसर आता, ठीक है। अब ये सारे वहाँ पे ये हमको ये यहाँ पे काम कर जाएगा। जैसे मान लो इसका अलग वोल्टेज होता है, इसका अलग वोल्टेज होता, तब भी हमारा ये वाला तरीका काम करता। मान लो यहाँ 111 लिखा 110 लिखा होता तो यहाँ 110 आ जाता, सॉल्व कर लेते, सॉल्व कर लेते तो हम यहाँ से प्रतिरोध हमको मिल जाता है, जितना भी वोल्टेज होता सॉल्व होने के बाद मिल जाता है। उसके बाद जो अप्लाई करते वो अप्लाइड वाला यहाँ, और सॉल्व करने के बाद जो प्रतिरोध आता है उसको यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, आंसर हमेशा सेम एकदम एग्जैक्ट आएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो दोनों तरीके मैंने बता दिया है, अब वो तुमको देखना है। सवाल को देखते ही अगर पकड़ लिए कि हर जगह सेम वोल्टेज अगर दिया हुआ है तो चुपचाप आंख मूंद के वाला फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, फर्जी टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 13वां चित्रानुसार शून्य धारा अवस्था से अनुगमन वेग अवस्था के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहित ऊर्जा। अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि आई स्क्वायर आर की दर से प्रति सेकंड ऊर्जा प्रदान करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों द्वारा कुल क्षय ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा फिगर दिया हुआ, फिगर के हिसाब से चलेंगे। फिगर में हमारा 6 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम का प्रतिरोध है। तो यहाँ से क्या है, हमको एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा निकालनी है, ग्रहण ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में जो भी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि पहले इसका वेग शून्य था, अनुगमन वेग शून्य था, अब बाद में वीडी हो गया, तो जो गतिज ऊर्जा इसकी बनी होगी इस वाले वैद्युत विभवांतर की वजह से 1/2 द्रव्यमान गुणे गतिज वेग का स्क्वायर, अनुगमन वेग। यहाँ तो हमको एम पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का वेग हमेशा क्वेश्चन पेपर क्लास में दिया रहता है, सारा पूरा टेबल ही रहती है। वीडी हमको पता नहीं, तो वीडी के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल भी दिया हुआ है, हमको एल भी दिया है, एन भी दिया है, वी भी दिया है, आर भी दिया है, ए भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाला फार्मूले पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ दिख रहा है कि ए एन ई वी डी टाइप का बनेगा, तो धारा बराबर ए एन ई वी डी। ए क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन क्या हो गया, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का इस वी डी। यहाँ से धारा हमको निकालना है, तो धारा क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध दिया है, विभवांतर दिया है, तो आई बराबर वी स्क्वायर अपान आर करके धारा निकाल लेंगे। धारा भी निकल आया, तो अब यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो धारा की जगह 1, ए की जगह में 10⁻⁻6 जो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शनल, और एन की वैल्यू 10⁻⁻⁹ दिया है। इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 10⁻⁹ होता ही है। वीडी की वैल्यू हमको निकल आएगी यहाँ से, यहाँ पे सारी की सारी आंकिक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, तो वीडी फट से निकल आएगा इतना। तो वीडी निकल आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा हम निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन 1/2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का निकला हुआ है, इसको अब इसे रह के छोड़ देंगे। अब क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों की निकालेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हमको इस चालक के अंदर उपस्थित है सभी इलेक्ट्रॉनों का निकालना पड़ेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन, अब इसके 1 घन मीटर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, तो टोटल में कितने उपस्थित होंगे, जितना इसका आयतन होगा पूरे का गुणा करना पड़ेगा। तो v का गुणा कर दें, इसको क्या बोल सकते हैं, n गुणे a इंटू एल, क्षेत्रफल गुणे लंबाई।
यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल गुणे लंबाई कर देंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा गुणे, अभी हो गया एक एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो गुणे कुल आयतन, तो कुल आयतन गुणा कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी। और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निकल आएगी। एन इंटू ए, अब वी तो दिया नहीं है, ए इंटू एल करके हमको वी बनाना पड़ेगा। तो हमने बना दिया, ए की वैल्यू हमको दिया हुआ ये यहाँ पे, और एल की वैल्यू ये यहाँ पे दिया है, तो इस वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा इतनी ऊर्जा आ जाएगी, इतनी जूल। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ये देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में हमको कह रहा है कि आई स्क्वायर आर की दर से ऊर्जा प्रदान करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, इसमें यही बात कह रहा है, इलेक्ट्रॉन आई स्क्वायर आर की दर से ऊर्जा प्रति सेकंड ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब किसको प्रदान करते हैं, जिससे टकराते होंगे उसी को दे देते होंगे ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा कुल 6 ऊर्जा पूछ रहा है, तो हम पहले देख लेते हैं आई स्क्वायर आर की दर से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा लॉस हो रही। तो आई का वैल्यू रख दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू रख, आर की वैल्यू रख दिया और स्क्वायर कर दिया और गुणा करा लिया, तो 6 आएगा। 6 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा टोटल ऊर्जा का 6 हो रहा है। जो धारा जो है हमारी, यहाँ पे इस बात का ध्यान देना कि अगर ये हमारा प्रतिरोध है ये वाला, समझ गए, इसमें तुमने बैटरी अप्लाई कर रखी है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इलेक्ट्रॉनों का प्रति सेकंड 6 ऊर्जा है, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है। आई स्क्वायर क्या होता है, धारा यहाँ से बहती है, धारा सभी इलेक्ट्रॉनों की वजह से, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण धारा नहीं है, ये कुल धारा है ये। तो यहाँ पे कुल धारा का कॉन्सेप्ट है, कुल प्रतिरोध, तो इसलिए कुल ऊर्जा निकलेगी, सभी इलेक्ट्रॉनों का मिला के ऊर्जा निकलेगी। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर निकालनी है तो इलेक्ट्रॉनों कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग दे दो, ये तो सभी की ऊर्जा निकली, सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रति सेकंड जो ऊर्जा क्षय हो रही है। तो अब कुल इलेक्ट्रॉन है कितने इसके अंदर, तो इसका पहले तो टोटल आयतन निकाल लो, ये लंबाई हो गई, ये एरिया हो गया, एल इसका आयतन हो जाएगा। एक 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 घन मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल घन मीटर में कितना हो जाएगा, ये तो टोटल घन मीटर हुआ ना। टोटल घन मीटर में एन का गुणा करा देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। इस टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे देंगे कुल ऊर्जा में, तो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 6 ऊर्जा निकल आएगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इस बात को समझ गए तुम लोग हैं? उसमें बुक